41 episode. Let's start. रात के 3 बज रहे थे। अमित जमीन पर सो चुका था और ट्विंकल आंखें बंद करके लेटी हुई थी। फैक्ट्री शहर से काफी दूर थी, इसलिए वहां किसी भी तरह की आवाज नहीं थी। जो कुछ थोड़ी आवाज थी वो भी जानवर, मच्छर और मेंढक की थी। कुछ देर में किसी के बात करने की आवाज आई जो फैक्ट्री के सन्नाटे में गूंज रही थी। ट्विंकल की आंखें खुल गईं। चांदनी रात थी, इसलिए उसे हल्का हल्का नजर आ रहा था। उसने ध्यान लगाकर सुना तो उसे सुशील की आवाज पहचान में आई, पर बाकी 2 और लोग थे जिनकी आवाज वो समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और सुनती, उसके सामने 3 परछाइयां आईं और फिर सुशील और उसके साथ अनुराग और निखिल आकर वहां खड़े हो गए। ट्विंकल उन दोनों को अच्छे से जानती नहीं थी और जिस हालत में वो थी उसके लिए उन्हें पहचानना और भी मुश्किल था। सुशील ने ट्विंकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देख निखिल, सच अ ब्यूटी शी इज। हाँ, इसे मैंने देखा है कई सारी पार्टीज में। इसके जलवे हैं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में और खूबसूरती के चर्चे ऐसे कि ये हर डील अपनी अदाओं से ही क्रैक कर ले। निखिल की बात सुनकर ट्विंकल छटपटाने लगी। सुशील ने मुस्कुराकर कहा, अनुराग और निखिल, यार ये तो दावत है। अनुराग चुप था। वहीं निखिल ने हंसते हुए कहा, यार दावत से याद आया, मेरा एक टीचर था। अनुराग ने उसे टोका और कहा, अब तू बीच में स्कूल की बात मत निकाल। अरे सुन तो। निखिल ने इतना कहा ही था कि अमित की आंखें खुल गईं और वो उनकी तरफ देखने लगा। निखिल ने उसे देखा और कहा, अच्छा तू भी सुन। हाँ, तो मेरा एक टीचर था, स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता था। दिखने में एकदम गाय, बोलने में एकदम नरम। पूरी स्कूल में उसकी इमेज भगवान की थी। एक बार एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में मैं और अनुराग एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके हेड थे हमारे हिंदी के टीचर। तो मेरे हाथ उनका फोन लग गया और उसे हमारे फिजिक्स के टीचर ने एक जोक भेजा था कि एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, या यूं कहो कि फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। तो वो आदमी कहता है, अरे यार भगवान के लिए क्यों छोड़ दूं, और भगवान तो पहले से ही हम सबके मन में है। निखिल के जोक पर उसके अलावा और कोई नहीं हंसा। इसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने ट्विंकल को छूने की कोशिश की। ट्विंकल उसे देख छटपटाने लगी। तभी निखिल पलटा और उसने सुशील से कहा, यार इसकी अदाएं सचमुच कमाल की हैं। आवाज भी इसकी मदहोश करने वाली है। सुशील ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़कर ट्विंकल के मुंह में ठूसा कपड़ा निकाला। जैसे ही कपड़ा निकाला, ट्विंकल जोर जोर से सांस लेने लगी। सुशील फिर नीचे झुका और उसने निखिल को उसे उठाने का इशारा किया और फिर दोनों ने उसे उठाया और वापस उस कमरे की तरफ ले जाने लगे जहां पर बिस्तर लगा हुआ था। अमित इस वक्त जमीन पर पड़े पड़े बस रो रहा था। ट्विंकल के चिल्लाने की आवाज उसे आ रही थी। सुशील और निखिल ने उसे कमरे में लटाया और अपने फोन की टॉर्च से लाइट चालू करके उसे टेबल पर रख दिया। फोन की टॉर्च से निखिल की परछाई दीवार पर बड़े जानवर के जैसे बन रही थी। अमित को वो परछाई नीचे मैदान से कमरे की दीवार पर दिख रही थी और ट्विंकल की भी, जो छूटने के लिए चीख रही थी। अमित उस परछाई को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुशील वापस मैदान में आ गया था और उसकी नजर जब उस परछाई पर पड़ी तो वो भी उसे कुछ देर तक देखता रहा। देख अनुराग, तुम्हारे लिए क्या फिल्म लगाई है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली है। अनुराग ने उस तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। कुछ ही देर में निखिल वापस आ गया और उसकी छाती पर खून था, जिसे देखकर सुशील ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या हुआ? अरे उसने काट लिया मुझे, दांत बहुत तेज हैं इसके। सुशील ने घाव देखा। ज्यादा बड़ा नहीं था पर थोड़ा खून तो निकल रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें ही सुननी थी आवाज, तो अब सुनो। इसके बाद सुशील ने अनुराग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अनुराग, इट्स योर टर्न, गो लिव योर लाइफ। अनुराग अपनी जगह से नहीं हिला और उसने कहा, नहीं सुशील, यू मस्ट नो दैट आई एम वर्जिन। मुझे मृणाली से ज्यादा कोई नहीं पसंद। उसकी बात सुनते ही सुशील की हंसी छूट गई और उसने कहा, भाई तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, ऐसे कौन करता है? तू अभी अपनी जवानी में है और इस वक्त में तू किसी ऐसी लड़की के भरोसे बैठा है जो तुझसे बहुत दूर जा चुकी है। नहीं सुशील, अगर दूर जा चुकी होती तो हम तीनों आज यहां नहीं होते। ये तो एक और अपॉर्चुनिटी है उसे मेरे पास लाने की।
जिसे हम अचीव करेंगे, अनुराग ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा। और फिर उसने सुशील से पूछा, क्या करने वाला अब तू इन दोनों के साथ? अनुराग का मतलब ट्विंकल और अमित से था। सुशील ने इजी वे में जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, एक बार आदित्य मुझे मिला तो फिर तीनों को मारकर पास के तालाब वाले मगरमच्छ को खिला दूंगा। अनुराग ने उसकी बात के विरोध में सिर हिलाया और कहा, नहीं, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। इन दोनों के मरने या जिंदा रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब है आदित्य से, और वो भी सिर्फ मृणाली के कारण। सुशील ने उसे टोका और पूछा, तो तू क्या चाहता है? अनुराग ने कुछ देर सोचा और कहा, आदित्य कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसे आज रात तक मैंने मुझसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उसका कोई फोन या आता पता नहीं है, सुशील ने जवाब दिया। फिर अनुराग ने कुछ सोचकर कहा, वो जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा। एक काम करो, तुम उसे कॉल करो और कल सुबह बख्शी वाला बुलाओ। इसके अलावा तुम अपने पापा को बताओ कि तुम्हें आदित्य ने किडनैप किया था और मारने की कोशिश भी की। सबूत के तौर पर समित का स्टेटमेंट ले लो। इससे फायदा यह होगा कि आदित्य को जितनी पावर तुम्हारे पापा से मिलती है वो सब कट जाएगी। सुशील ने उसे टोका और कहा, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। वह आदित्य के पीछे पागल है, मुरीद है उसका। अपनी औलाद पर जब बात आती है तो सारे बापों का दिल पिघल जाता है, तो तेरे बाप का भी पिघलेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आदित्य उनके परिवार के लोगों को ही मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो बिल्कुल ही उसको अलग कर देंगे या शायद खुद मरवा भी दें। सुशील अनुराग से उतना कन्विंस नहीं था। वो कुछ सोच पाता इसके पहले ही निखिल ने कहा, मुझे तो लगता है कि हमें शारदा, जुबेर, बख्शी सर, इन सबको एक साथ मिलाना चाहिए और आदित्य की इस करतूत का खुलासा करना चाहिए, ताकि शहर में उसका अपना कोई बचे ही नहीं। जब चूहे के पास बिल नहीं होगा तो वो छुपेगा नहीं, बस भागता रहेगा इधर उधर, और जैसे ही थक के रुकेगा उसे हम खा जाएंगे। अनुराग ने निखिल की बात सुनकर झट से हामी भर दी। सुशील उन दोनों की सहमति देखकर ज्यादा विरोध नहीं कर पाया और उसने कहा, इस अमित से कैसे बुलवाएंगे? ये कौन सा बड़ा काम है? इतना कहकर निखिल आगे बढ़ा और उसने अपने कैमरे का फ्लैशलाइट ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो पलटा और सुशील से अमित के मुंह का कपड़ा निकालने के लिए कहा। सुशील ने जैसे ही कपड़ा निकाला, अमित जोर जोर से सांस लेने लगा। तब निखिल ने पूछा, हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी आदित्य से क्या दोस्ती है? अमित ने गुस्से से निखिल के मुंह पर थूका और कहा, तुम सब मरोगे और इतनी बुरी मौत मरोगे कि तुमने सोची भी नहीं होगी। आदित्य आएगा और तुम सबकी जान लेकर ही जाएगा। निखिल ने अपने मुंह से थूक साफ किया और गुस्से से अमित को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो पलटा और गुस्से से उस कमरे की तरफ गया जहां पर ट्विंकल थी। ट्विंकल के चीखने की आवाज आ रही थी और कुछ ही देर में वो लौटा। ट्विंकल को घसीटते हुए लेकर मैदान में आ गया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसने फिर अपनी जेब से एक चाबी निकाली जिसकी चैन में चाकू था। उसने उसे ट्विंकल की उंगली पर रखा और एक कट मार दिया। अब बता, तू बोलेगा या नहीं? अमित जोर से चीखने लगा और उसने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। निखिल ने ट्विंकल को धक्का मारा और फोन लेकर अमित की तरफ बड़बड़ाते हुए बढ़ा। भलाई का जमाना नहीं रहा, उस लड़की की उंगली कटवा के माना ये बेवकूफ। इतना कहकर निखिल ने कैमरा ऑन किया और अमित से दोबारा पूछा, कौन हो तुम और आदित्य को कैसे जानते हो? मेरा नाम अमित है, मैं आदित्य का कॉलेज टाइम से दोस्त हूँ और अभी हम साथ में लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्या तुमने और आदित्य ने मिलकर सुशील को किडनैप किया था? हाँ, मैंने आदित्य के कहने पर सुशील को क्लब ऑरेंज से किडनैप किया था। तुम्हारे साथ और कौन शामिल था इसमें? इस प्लान में मैं, ट्विंकल और आदित्य, बस 3 लोग शामिल थे। इसके बाद अनुराग ने पीछे से पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर यह सब बोलने के लिए दबाव डाला है या तुम ये सब सच बता रहे हो बिना किसी डर के? अमित ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं। इसके लिए मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला है और ये सब सच है। इसके बाद निखिल ने फोन का कैमरा बंद किया और स्माइल करते हुए सुशील की तरफ देखते हुए कहा, अब ये वीडियो तुम अपने पापा को दिखा सकते हो और उनसे कहो कि इस बार वो बीच में ना पड़े।
और इन सब से दूर रहें। सुशील के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने एक्साइटेड होकर कहा, वाह निखिल, मान गया तुझे, तू तो सच में शातिर है। इस बार मैं आदित्य के बचने के सारे रास्तों पर ताला जड़ दूंगा। इतना कहकर उसने ट्विंकल को उठाया और उसे घसीट कर अमित के पास लेटा दिया। अमित तीनों की तरफ गुस्से से देख रहा था। वहीं ट्विंकल एक तरह से बेहोशी की हालत में थी। सुशील, सुबह किसी को भेजकर इसकी पट्टी करवाओ। अनुराग के अंदर कुछ हद तक एम्पैथी बची हुई थी। वो ट्विंकल के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वहीं गुड़गांव के रास्ते में सुबह की पहली किरण अभी आई नहीं थी, पर अब आसमान नीला और खुला नजर आ रहा था। बारिश कहीं पीछे छूट चुकी थी। मृणाली को नींद लग चुकी थी और आदित्य एक जगह आंखें गड़ाकर गाड़ी चला रहा था। गौतम के फोन पर सुशील का मैसेज पढ़ने के बाद उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी और उसका गुस्सा इतना था कि उसका शरीर एक सेकंड में गुड़गांव पहुंच जाना चाहता था। तभी उसकी नजर बाहर लगे साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था गुड़गांव 100 किलोमीटर। आदित्य का फोन बजा और उस पर नंबर डिस्प्ले हुआ, जिसे आदित्य ने पहचान लिया कि वो सुशील का नंबर था। आदित्य ने फोन उठाया और उधर से आवाज आई, क्या हुआ आदित्य शंकर, डर गया क्या? सुशील ने गुस्से में कहा, सुशील तू दुआ कर के मैं तेरे सामने नहीं हूं, क्योंकि वो तेरा आखिरी पल होगा। ओ, मैं तो डर गया। अबे तेरे जैसे बहुत देखे हैं। इस बार मैं तुझे बुलाता हूं बख्शी बिला। आज 11 बजे तक आ जा, मैं तेरा इंतजार करता हूं। इतना कहकर सुशील ने फोन काट दिया। Thanks for your very, very interesting.